बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया राजस्थान जोन की ओर से जो राजस्थान भर में लेक्चर सीरीज मुनक्किद की जा रही है बाउनवान टेरर फ्री इंडिया, आतंक मुक्त भारत, दहशतगर्दी से आज़ाद हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक ख्वाब है, उस उन्वान को लेकर ये पूरी लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आज जयपुर में ये लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं आज के हमारे इस लेक्चर की शुरुआत तिलावत कुरान से करने के लिए दावत दूंगा जनाब मौलाना मोहम्मद शहजाद कासमी साहब, रुकन जमात इस्लामी हिंद, आप आएँ और तिलावत कुरान से आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअ फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन्नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस लेक्चर सीरीज के अगराज़ व मकासिद और आज के हमारे मेहमान जनाब सुहेल के साहब का तारुफ करवाने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब, स्टेट प्रेसिडेंट SIO राजस्थान जोन, कि आप आएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का हकीकी रब है, जो इंसाफ के दिन का मालिक है। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे आज के प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान काबिल एहतराम जनाब सुहेल के साहब, डायरेक्टर क्यूल फाउंडेशन न्यू दिल्ली। काबिल एहतराम जनाब इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात कही गई कि इस प्रोग्राम को रखने के पीछे क्या मकासद हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे पहले मैं कुछ बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ। आज जब हम दुनिया पर
नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की पामाली बढ़ती हुई जा रही है। उसकी शक्ल चाहे कल्चरल फासिबात के रूप में हो या ऊंच नीच के रूप में हो या फिर दहशतगर्दी के रूप में हो। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से आतंकवाद के नाम से, दहशतगर्दी के नाम से इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को बदनाम किया जा रहा है, इस मुल्क को और समाज को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, इस मुल्क और समाज में नफ़रतें पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, मुस्लिम समाज में खौफ और मायूसी का माहौल परवान चढ़ाया जा रहा है। ख़ास करके तलबा और नौजवानों में, छात्र और स्टूडेंट्स नौजवानों में ये जो माहौल है, मैं समझता हूँ ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है या ये कोई अचानक पैदा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इंटरनेशनल प्लानिंग है, ये एक इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत ये काम अंजाम दिया जा रहा है। इस काम के पीछे जहां राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, वहीं जांच एजेंसियां और मीडिया की भूमिका पर, उसके किरदार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एसआईओ राजस्थान ने आवाम के सामने इस बात को लाना चाहा, इस बात को महसूस किया कि दहशतगर्दी क्या है और इस दहशतगर्दी की हकीकत क्या है और इस दहशतगर्दी के पीछे जो राजनीति हो रही है वो क्या है और खौफ और मायूसी का जो माहौल बनाया जा रहा है उसके पीछे जो सियासत हो रही है वो क्या है और इस दहशतगर्दी का हल क्या है, इंसानी हुकूक की पामाली क्यों हो रही है। इन सब का जवाब हमारे आज के मेहमान सुहेल के साहब आपके सामने पेश करेंगे। हम ये देखते हैं कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो एक ख़ास तबके को टारगेट किया जाता है और उस ख़ास तबके में भी उसके नौजवानों को, उसके छात्रों को टारगेट किया जाता है और उन छात्रों और नौजवानों को, वो छात्र और नौजवान होते हैं, कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं और इस बुनियाद पर, इस शक की बुनियाद पर उनको उठाया जाता है पूछताछ के नाम पर और वो पूछताछ बरसों तक चलती है और फिर जो है वो ये बात कह के उनको छोड़ दिया जाता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें बरी किया जाता है। एसआईओ जो ये प्रोग्राम कर रही है या इंसानी हुकूक की पामाली जब भी हुई है, समाज में नाइंसाफ़ी और अन्याय और जुल्म हुआ है, छात्रों और नौजवानों को परेशान किया गया है, तो एसआईओ हमेशा उनकी मददगार बनी है। मेरे पास मौका नहीं है कि एसआईओ ने कब इस तरह के माहौल में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है। इन लेक्चर्स के ज़रिए से एसआईओ क्या चाहती है? एसआईओ ये चाहती है कि इंसानी हुकूक की पामाली का खात्मा हो, इंसाफ कायम हो, खौफ और मायूसी हौसलों में बदल जाए, नफ़रतों की जगह मोहब्बतें परवान चढ़ें, सरकारें अपनी जिम्मेदारी अदा करें, मीडिया और जांच एजेंसियां अपनी ईमानदारी दिखाएं, तलबा और नौजवानों में हौसलों और उम्मीदों की बहारें पैदा हों और उम्मत मुस्लिमा का आज के इस दौर में, इन हालात में क्या रोल होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ख़ास करके तलबा और नौजवानों की। एसआईओ ने ये जो आवाज़ लगाई है, टेरर फ्री इंडिया, भय मुक्त भारत, ये मुहिम, ये लेक्चर सीरीज हमारी 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक तय की गई थी और इसका पहला दिन कोटा में रहा। उसके बाद 12 डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है मांगरोल, वहाँ रहा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, सीकर, जोधपुर और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जयपुर में हैं।
ये लेक्चर सीरीज सिर्फ हम लोग यहाँ ये बात कह के ख़त्म नहीं कर देना चाहते। इसको आपके सामने जब पेश किया जाएगा, जो बातें आपके सामने आएंगी, जो हकीकतें आपके सामने आएंगी, उनको आप, जो समाज के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, जो गलतफहमियां हैं, उन बातों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं जो हमारे इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान हैं उनका तारुफ आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ। सुहेल के साहब केरला से हैं। आप क्यूल फाउंडेशन न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं। आप SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कुल हिंद सदर रहे हैं। आप फिल्म निर्माता हैं, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आप जो दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हुए हैं उन पर आपने भी रिसर्च किया है और आप अभी सैकड़ों तलबा को रिसर्च करा रहे हैं। आखिर में मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जो बातें यहाँ आपके सामने आएंगी उनको आप खुद भी गौर करेंगे और एक समाज में अच्छी फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं हमारे आज के मेहमान जनाब सुहेल के साहब को आवाज़ देता हूं कि आप आएँ और आपका लेक्चर टेररिज्म इन इंडिया मिथ एंड रियलिटी पर अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। मोहतरम क़ीमा जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले चुके तमाम मेहमानान, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के दौर में भूत प्रेत के कहानी जैसा हम लोग न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो टॉपिक के ऊपर कुछ क्लैरिटी आपके सामने रखने के लिए, लाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। एज इंडियंस हम लोग बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि दुनिया के लार्जेस्ट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक डाइवर्सिटी, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर तकरीबन 400 ज़बान मौजूद है, 400 ज़बान मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 33,000 से ज़्यादा देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा मज़ाहिब मौजूद है। और ऐसा एक कंट्री जहाँ पर 1400 से ज़्यादा एथनिसिटीज़ मौजूद है। 2011 के सेंसस के मुताबिक इतना ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ दुनिया में कोई और मुल्क में आपको नहीं देख सकता। ये डाइवर्सिटीज़ के बारे में इस्लाम का जो नज़रिया है, कुरान के मुताबिक वलो शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह ये पूरा दुनिया में जितना भी लोग हैं सब लोगों को एक उम्मत बना सकता था, लेकिन ये डाइवर्सिटीज़ है मौजूद और वो बढ़ते रहेंगे। और आपको याद होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की किताब है, उसमें उन्होंने एक वाक़या हमें सिखाते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि इंडिया पेट्रिफिकेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर रजवाड़ा और किंगशिप बन के आपस में लड़ाई करने वाला एक समाज था, इंडियन समाज। लेकिन यहाँ के वेद, चतुर्वेद हो या स्मृति हो या श्रुति हो और यहाँ के जो बुनियादी हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, उसमें ये जो वैल्यू है वसुधैव कुटुंबकम जैसा, पूरा दुनिया के लोग, चाहे वो चीनी हो या जापानी हो, चाहे वो बर्मी हो या श्रीलंकन हो, सब लोग एक कुटुंब का, एक फैमिली का हिस्सा है, ये वैल्यू वेदास में प्रमोट करते हैं। लेकिन उसी वेदा में जो है पुरुष सूक्त, जहाँ पर
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 कास्ट सिस्टम के जो बीज डाला गया है। उसके बाद इंडिया में इतने कास्ट, इतने जो है लड़ाई हुए हैं। बाद में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि ये पेट्रिफिकेशन ऑफ कास्ट खत्म करने के लिए बाहर से लोग आना पड़ा, जिसका बुनियाद है आदम और हव्वा, जो दुनिया के पूरा जो समाज एक माता पिता से आए हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान के जो वर्ल्ड व्यू है कि पूरा दुनिया एक माता पिता से आए हैं, और इसके अंदर जो भी डाइवर्सिटीज है वो डाइवर्सिटीज को आपको एकोमोडेट करना, उसको जो है इंक्लूसिव तरीके से देखने का जो है एक नज़रिया इंडिया में आए, बाहर से आए हुए इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं। और अगर ये नहीं आए तो इंडिया अगर आज़ाद हिंदुस्तान हो जाए तो एक मुल्क नहीं बल्कि अलग अलग मुल्क बन जाता। इंडिया वुड हैव बीन डिफरेंट कंट्रीज। महाराष्ट्र एक मुल्क बन जाता, यूपी अलग एक मुल्क बन जा सकता था, केरला दूसरा एक मुल्क बन सकता था। लेकिन एक बाहर से आए हुए किंगशिप ये पूरा इंडिया को, वहां के रजवाड़ा को जो है तमाम लोगों को एक बॉर्डर के अंदर करके, बाद में ऐसा किया हुआ मुल्क को ब्रिटिश लोग आके जब कब्जा किए, उसके बाद जब आज़ाद मिले तो एक मुल्क होके ये जो है इंटीग्रेट हुए। ये उनका कहना है, उनका एक कोटेशन आप देख सकते हैं। इस्लाम का एक नज़रिया यह है कि दुनिया में जो भी डाइवर्सिटीज है वो डाइवर्सिटीज कभी भी शत्रु नहीं हो सकता और हमारे लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। कुरान की नज़रिया यह है कि सब लोग एक माता पिता से आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो राष्ट्र है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राष्ट्र के जो नेता थे या खलीफा थे, इस्लामिक स्टेट, तो इस्लामिक स्टेट की खास बात यह था कि वहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत बड़े तादाद में थे। बनु कुरैला, बनु कैनुका, बनु नलीर, बनु मुज़दलिफ, ये तमाम यहूद ग्रुप मिलके एक स्टेट कायम किया, जहाँ पर बोला गया कि हम सब लोग मिलके एक राष्ट्र है, एक स्टेट है। इन्ना हाज़ा उम्मतकुम उम्मतम वाहिदा, ये उम्मत एक उम्मत है, ये नेशन वन नेशन है। ये इस्लाम का आइडियोलॉजी है। कभी भी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी जानते हुए एक जानने वाला एक आदमी को आतंकवाद तो नहीं बन सकता। आतंकवाद बहुत दूर की बात है, एक आदमी को नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की जो टीचिंग है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी आके पूछ रहे अय्युल इस्लामी खैर या रसूल अल्लाह, इस्लाम में सबसे अच्छा क्या है या रसूल अल्लाह। तो उस वक्त जवाब ये है कि क़ाला तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्त व मा लम तअरिफ़, आप जो है सब लोगों को खाना खिलाइए और लोगों से सलाम कहिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए। किससे? अला मन अरफ़्त व मा लम तअरिफ़, आप जिसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप जानते हैं नहीं कि यह आदमी जिससे मैं सलाम बोल रहा है वो आदमी यूपी का है या बिहार का है या गुजरात का है या तमिलनाडु का है या कश्मीर का है या केरला का है, नहीं जानता। वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ भी नहीं जानता। आप उनसे सलाम कहेंगे और अगर वो भूखे पेट है तो उनको खाना खिलाएंगे। मुस्लिम होने देखने का जरूरत नहीं है। ये इस्लाम का बड़ा वैल्यू है। एक मशहूर हदीस है जहां पर आपके जो पड़ोसी में एक आदमी भूखा पेट है तो वो अगर भूखा पेट रह के आप अगर आपके पेट भर अगर खाना खाते हैं तो वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो भूखा पेट जो आदमी है पड़ोस में, वो मुसलमान होना जरूरी नहीं है। वो जो भी मजहब के आदमी हो, वो अगर भूखा पेट है उनको खाना खिलाना हमारा फर्ज बनता है। मतलब कभी भी कम्युनल अंदाज से, कभी भी जो है उसको बोलते हैं असबियत के मुताबिक एक आदमी को देखना, एक समाज को देखना नामुमकिन है। ये इस्लाम का वर्ल्ड व्यू है। अभी जो है हम अगर दुनिया के पिछले 15 साल के आतंकवाद के जो एपिसोड्स है, ये अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक खास मजहब ये आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद। हालांकि उसके पहले कभी भी आप एक मजहब को एक बुरा चीज के साथ जोड़ते हुए आप नहीं देख सकता, या टेररिज्म के साथ जोड़ते हुए नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पर
इंडिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कौन सा है? कोई बोल सकते हैं? इंडिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, पार्लियामेंट अटैक 26/11, गुजरात में जो दंगा हुआ 2002 में। मैं बोल रहा हूं आजाद हिंदुस्तान में आप पहले से देखिएगा, महात्मा गांधी के, सवाई सिंह जी ने बताया, महात्मा गांधी के जो है हत्या, ये सबसे बड़ा जो है आतंकवादी हमला। किसी के जहन में वो नहीं आता। अगर आतंकवादी हमला है तो वो तो जो है दाढ़ी और टोपी जो लगा हुआ लोगों का फोटो अगर आया तो वो आतंकवादी हमला है, नहीं तो वो आतंकवादी हमला नहीं और कुछ है। लेकिन आप अगर मजहब को देखा जाए, जो है महात्मा गांधी को जो कत्ल किया वो आदमी कौन था? नाथुराम विनायक गोडसे था। और ये नाथुराम विनायक गोडसे का मजहब सब लोग जानते हैं, हिंदू मजहब है। और वो एक पेपर का, एक मैगजीन का एडिटर था, हिंदू राष्ट्र बोल के एक मैगजीन का एडिटर था। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी यहाँ के मीडिया, यहाँ के हिस्टोरियंस या यहाँ के मुसलमान भी, कोई भी, यहाँ के क्राइस्ट, यहाँ के क्रिश्चियंस, यहाँ के हिंदू, कोई भी मजहब के लोग हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो हिंदू मजहबी आतंकवाद नहीं कहा है और कहना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी को कत्ल करने के लिए कभी भी हिंदू मजहब सिखाते नहीं है। इसलिए मजहब के साथ वो जो है जो आतंकवादी घटना है उसको कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद हमारे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया। इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया आदमी कौन था? कौन सा मजहब था? सिख मजहब था। और यह सिख मजहब एक मिलिशिया फॉर्म करके, खलिस्तान मूवमेंट, बब्बर खलसा, इस तरीके का जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होके मजहब के ही आधार पर एक नया मुल्क के लिए वो लोग क्लेम कर रहा था। लेकिन उसको कभी भी सिख मजहबी आतंकवाद किसी ने भी नहीं कहा और कहते भी नहीं है। उसके बाद राजीव गांधी का कत्ल हुआ। कौन किया? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, और उसका मजहब डिक्लेयर्ड मजहब है हिंदू मजहब, लेकिन उसको कभी भी हिंदू मजहब आतंकवादी नहीं कहा। हिटलर को एक मजहब था, लेकिन कभी भी हिटलर के मजहब के साथ हिटलर को जोड़ा नहीं गया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो मिलियंस ऑफ लोगों का कत्ल का सबब बना, लेकिन कभी भी वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2, चाहे वो क्रिश्चियन यूरोप उसका जो है डोमिनेटिंग फोर्स था, कभी भी क्रिश्चियन टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक, स्टेट टेररिज्म एक्ट बोल के उसको पहचाना नहीं गया। लेकिन आज 2001 से लेके जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से लेके आप देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी अगर एक मुस्लिम नाम अगर कोई जो है आतंकवादी हमले के पीछे अगर हो जाता, मतलब उसका एलिगेशन अगर आ जाता, उसका फेस अगर आ जाता, तो उसका नाम है इस्लामिक टेररिज्म। उसका नाम है इस्लामिक टेररिज्म। कैसे इस्लामिक टेररिज्म हो सकता है? गरम आइस हो सकता है? गरम आइस नहीं हो सकता ना, गरम आइस, या ठंडा आग नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इस्लामिक टेररिज्म कैसे हो सकता है? इस्लाम मतलब पीस है, टेररिज्म मतलब उसका ऑपोजिट है। कभी भी ये दो चीज एक साथ नहीं हो सकता। ये खुद एक पैराडॉक्स है, लेकिन वो इतना उसका जो है एक्सेप्टेबिलिटी है कि उसका लॉजिक्स के तहत कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसका लॉजिक्स कोई पूछिए मत। इस्लामिक टेररिज्म हम बोल रहे हैं, आप कबूल कीजिए। आप जानते हैं ये जो डिस्कोर्स जो शुरू हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सितंबर 11, 2001 अटैक के बाद, और उसके बाद अफगानिस्तान को जो है एक पूरा मुल्क को तबाह कर दिया यूएस, हमारा सामने वो पूरा हिस्ट्री है। उसके बाद इराक को तबाह किए। पहले बोले कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, फिर उसके बाद जो है वहां नहीं मिला तो अगला मुल्क, वहां उसामा बिन लादेन को फाइंड आउट करने के लिए नहीं था, वो जो है सिर्फ इसलिए था कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अफगानिस्तान के पास, इराक के पास है, और सद्दाम हुसैन के पास जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स है। अगर 45 मिनट्स वो ऑर्डर डिक्लेयर करने के बाद 45 मिनट्स के अंदर वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ हमला कर सकता है, इसलिए जो है उनको डिसार्म करना है। डिसार्म करने के लिए जॉर्ज बुश ने बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जीसस क्राइस्ट मेरा सपना में आए, और मेरा सपने में आके बोला कि आप जो है इराक और वो पूरा जो है रीजन को आप लिबरेट कीजिए। तो जीसस क्राइस्ट उनके सपने में आए और उनसे बोले कि आप जो है इराक को लिबरेट कीजिए, वहां बम डालिए, लोगों को मारिए।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और बोला दिस इज गोइंग टू टेक ए वाइल, कुछ दिन लगेगा ये ठीक करने के लिए। वो इलाका जो है पूरा ठीक, अभी हम देख रहे हैं पिछले 15 साल के अंदर कैसा ठीक हुआ। वहाँ जो है इस्लामिक स्टेट बोल के एक नया आतंकवादी ग्रुप बना, अबू बकर अल बगदादी हुआ, मिलियंस ऑफ लोग मरे। इसके पहले कभी भी ऐसा वायलेंस वहाँ नहीं था और जो है नया जनरेशन, नया ब्रीड ऑफ वायलेंस वहाँ शुरू हुआ है। बुश ने कहा कि हम लिबरेट करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, वो जो इराक वॉर के बाद उन्होंने बोला कि सॉरी, यहां पर कोई जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, हमारा गलती हो गया है, जो है जो भी हमने किया है वो सब गलत था। किसके, कितने लोगों को मारने के बाद, मिलियंस ऑफ लोगों को मारने के बाद। और उस वक्त मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उस वक्त जो है चीफ ऑफ स्टाफ कॉलिन पवेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आके बोला, जो पूरा दुनिया के मुल्कों से आके बोला कि देखिए हमारा पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद है कि इराक और सद्दाम हुसैन वहां पर मोबाइल जो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बड़े बड़े जो है लॉरी के अंदर वो अंदर से केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, ऐसा वेपन्स वो डेवलप कर रहा है। और उसको हमने अपने सैटेलाइट से देखा है और उसका जो है 3D एनिमेशन में आपके सामने दिखा रहा हूं बोल के पूरा दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के सामने उन्होंने दिखाया। देखिए सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं तो इनके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप तमाम लोगों, आप लोग इसका विक्टिम्स बन जाएगा। और उन्होंने एक छोटा जो है बॉटल, एक होमियो बॉटल जैसा एक छोटा बॉटल दिखा के बोला इतना एंथ्रैक्स का पाउडर अगर होता तो पूरा दुनिया के लोगों को सद्दाम हुसैन खत्म कर सकता है, उनके पास एंथ्रैक्स पाउडर मौजूद है। और उन्होंने सब लोगों को बताया कि वी आर गोइंग फॉर वॉर इन इराक, हमारा पास आइए। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां के पार्लियामेंट ने जब इंक्वायर किया क्या था, उन्होंने कैसे हमें बेवकूफ बनाया, WMD कहां था, WMD के बारे में उनका प्रचार का हकीकत क्या है उसके बारे में उन्होंने एक कमीशन बिठाया, द डिसीजन टू गो टू वॉर इन इराक। एक पूरा डॉक्यूमेंट आप अगर मेरे तकरीर के दौरान कहीं सारे जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलूंगा, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है उसको लिख करके बाद में रेफर कर सकते हैं। द डिसीजन टू गो टू वॉर इन इराक, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह बताया कि बेसिकली हमें बेवकूफ बनाया है यूएस ने। उन्होंने वहां पर एक खत पढ़ा, एक खत जिसमें बताया गया यह सद्दाम हुसैन के डिफेंस मिनिस्टर ने सद्दाम हुसैन को लिखा है, जो खत फ्राइडे डॉसियर्स के नाम पे मशहूर है, फ्राइडे डॉसियर्स। उसमें लिखा है कैसे जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना है, ये वो खत में लिखा है और वो खत ये है बोल के लोगों के सामने दिखाया। लेकिन उसके बारे में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट युद्ध के बाद, वॉर के बाद जब इंक्वायर किया, पता चला वो असल में सद्दाम हुसैन के कोई मिनिस्टर ने लिखा नहीं है। बेसिकली वहां पर अल मराशी बोल के एक लड़का था, एक PhD लड़का था जो केमिस्ट्री में PhD कर रहे थे। उन्होंने एक एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल वहां के अलमेरिया MERIA बोल के एक साइंस मैगजीन में छपके आया है, ऑलरेडी छपके आया है। और वो प्रिंटेड मैगजीन का आर्टिकल है, उसमें से अल मराशी का नाम हटा के वो जो टेक्स्ट है वो एक मुल्क का टेक्स्ट है बोल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश किया। कंकॉक्टेड डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिखाया। और वो रिपोर्ट में ये बोलते हैं कि वी वर फूलिश इनफ दैट वी नेवर इवन सर्च्ड फॉर द डॉक्यूमेंट इन गूगल। गूगल में अगर जाके वो सर्च करता तो अल मराशी के वो आर्टिकल अल मराशी के नाम से ही आ जाता। इतना ज्यादा मुल्क वहां बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक भी आदमी वो गूगल करके नहीं देखा कि क्या ये जो यूएस पेश कर रहा है वो वाकई वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। लेकिन बाद में पता चला यूके ने अपने, वो तो जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है अभी, कि उसमें एक इराकी लिखने के वजह से बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स था, वो सब उसके अंदर मौजूद था, वो भी किसी ने देखा नहीं। और उन्होंने बोला शेख अल लिबी बोल के एक आदमी है जिनको जो है टॉर्चर करके, लिबिया में टॉर्चर करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं वो लेबोरेटरी के अंदर मौजूद था जहां पर ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते हैं। लेकिन उनको पिटाई करके उनको कत्ल किया, वो मर गए। मरने के बाद उनका जो है स्टेटमेंट दिखाया कि देखिए ये शेख अल लिबी का
स्टेटमेंट है, लेकिन बाद में उसके बारे में पता चला उनको टॉर्चर करके एक्सट्रैक्ट किया कन्फेशनल स्टेटमेंट शेख अल-लिबी का, और उन्होंने बताया कि ये जो है 3D एनिमेशन वीडियोस ये सब बेसिकली वहां से मिला हुआ जो है सैटेलाइट इमेजेस है। वो वीडियो असल में ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, लेकिन करप्ट होने की वजह से वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सपोर्टिंग मटेरियल्स में आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ रहा है। वो असल में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन था। WMD के बारे में उनका जो प्रचार था वो आप देख सकते हैं कैसा था वो। To the United States, There's dozens of ballistic missiles. It has sponsored and sheltered terrorists. paying suicide Chemical bombers. weapons are equally chosen. Biological weapons, including anthrax and botulism toxins. Biological and chemical agent to kill millions of people. Chemical weapons, including VX and sarin, mustard gas. To a massive and sudden horror. Massive death and destruction. Death on a massive scale. The danger to our country is grave. The danger to our country is growing. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. The Iraqi regime is building the facilities necessary to make more biological and chemical weapons. And according to the British government, the Iraqi regime could launch a biological or chemical attack in as little as 45 minutes after the order were given. The regime has long-standing and continuing ties to terrorist organizations, and there are Al-Qaeda terrorists inside Iraq. The regime is seeking a nuclear bomb, न्यूक्लियर बॉम्ब, and with fissile material could build one. उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन उसके बाद जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो फ्रंट कवर पेज आया कि उप्स वहां पर कुछ नहीं मिला, नो WMDs, ये वॉशिंगटन पोस्ट का कवर पेज था। व्हाइट हाउस से सर्च फाउंड नो बैंड वेपन्स, कोई भी जो है बैंड वेपन्स हमें मिला नहीं, सॉरी, हम जो है अब सब लोगों को बैक कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, सॉरी बोल के वो वहां से निकल गया। इसके बारे में जब BBC, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वहां के मीडिया ने जब इंक्वायरी किया, उन्होंने जो दलील की हैसियत से जो पेश किया गया था, Every statement I make today is backed up by sources. ये जो स्पीच में जो भी दलील बताया था वो दलील को एक एक करके उन्होंने इंक्वायर किया, क्या उनके जो क्लेम था वो सही था या गलत था, वो आप देख सकते हैं। Solid sources. These are not assertions. What we're getting ये इसलिए आपके सामने दिखा रहा है क्योंकि एक मुल्क के खिलाफ जंग करने के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स और जो भी फैब्रिकेटेड एविडेंसेस दिखाया गया, वही तरीके से, वही पैटर्न से इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है आज दुनिया भर जो है पीछे जाके हॉन्ट कर रहा है। ये दिखाने के लिए है जो ये जंग की हकीकत आपके सामने दिखा रहा है। giving you all facts and conclusions based on solid intelligence. The source was an eyewitness, an Iraqi chemical engineer who supervised one of these facilities. He actually was present during biological agent production runs. But there was just one problem. Colin Powell said that he, that's you, the source, was present during the biological production runs. ये आदमी है जो कॉलिन पावेल बताया कि लैब के अंदर मौजूद था। उनसे पूछ रहे हैं क्या आपने लैब में मौजूद था? Present? मैं नहीं मौजूद He was था। also at the site when an accident occurred in 1998. 12 technicians died from exposure to biological agents. Were you present on site? No. When an accident occurred? No. We have first-hand descriptions of biological weapons factories on wheels and on rails. The trucks and train cars are easily moved and are designed to evade detection by inspectors. You say you ये जो एनिमेशन है वो दिखाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। provided diagrams of the mobile biological trucks. Yes. You were making that up. Yes. And also you constructed a model Yes. of these trucks. Again, you made that up. Yes.
उसको None of मैंने it was झूठ true. बनाया था, ऐसा कुछ नहीं था All मौजूद, of it was lies, yes. सब झूठ था। The administration wasn't happy with the look of Curveball's sketch diagram. कर्वबॉल जो पहले बनाया था डायग्राम, उससे वो जो है खुश नहीं था, तो उन्होंने दूसरा एक एनिमेशन बनाने वाला एनिमेटर के पास गया, बोले कि अच्छा तरीके से इसको बना के दीजिए। उनके पास जा रहे हैं। Colin Powell's chief of staff was called on to make them more presentable. Blame me. इन्होंने Blame me. बनाया था। I brought the White House team in to do the graphics. It was his evidence that supported that contention by the Secretary and by the U.S. intelligence community that Iraq had mobile biological weapons labs. The problem is that the administration believed what it wanted to believe, didn't it? Absolutely. The intelligence was being worked to fit around the policy. The intelligence was brought to fit around the policy. Government policy को जो है उसका मदद लेने के लिए इंटेलिजेंस खुद जनरेट करता था, फेक इंटेलिजेंस क्रिएट करता था। ये जो है कॉलिन पवेल के स्टाफ खुद कैमरा के सामने बोलते हुए आपने देखा। बिल्कुल यही चीज इंडिया के अंदर दुनिया भर के जो है टेरर केसेस को आप अगर देखेंगे, छांट के देखेंगे, आपको पता चलेगा। मैं एक छोटा नमूना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2012 में इंडिया के दिल्ली में एक इसराइल कॉन्सुलेट है, वहां के एक जो है स्टाफ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गया, इनोवा कार, वो कॉन्सुलेट के इनोवा कार में अपने स्कूल छोड़ के वो गाड़ी में चढ़ने के पहले वो गाड़ी के पीछे से एक छोटा ब्लास्ट हुआ और उस वक्त फौरन कोई मरा नहीं, कोई इंजर्ड नहीं, लेकिन एक धमाका हुआ। फौरन वो सीन में इसराइल आ रहे हैं, मीडिया में बोल रहे कि इसके पीछे ईरान है और ईरान ने ये अटैक किया है इंडिया के अंदर, दिल्ली में जो इस्राएली कॉन्सुलेट है उसके अंदर आके उसके जो है गाड़ी में हमला कर दिया, एक मैग्नेट बॉम्ब इस्तेमाल किया। इस तरीके का पूरा जो तफसीलात इसराइल ने बताया और फौरन आपको जानना चाहिए वो अटैक का बैकग्राउंड क्या है। अटैक जो हो रहा है उसके एक हफ्ते पहले अमेरिका और इसराइल ने इंडियन पार्लियामेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से ये बोला कि आप ईरानियन ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शन लगाइए, सैंक्शन इंपोज कीजिए। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे डिबेट्स के बाद पार्लियामेंट ने यह तय किया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं है कि ईरानियन ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शन इंपोज करें। हमारा जो है नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम उन्हीं से ऑयल और नेचुरल गैस खरीदें। क्यों? क्योंकि वो चीप है और सबसे स्वीट ऑयल है, उसको प्रोसेस करने के लिए जो है टाइम और खर्चा बहुत कम पड़ता है, इसलिए हम कभी भी सैंक्शन इंपोज नहीं करेंगे, उनको पाबंदी नहीं लगाएंगे, ईरान से हम ऑयल लेंगे। लेकिन वो जब डिसीजन आया, वो डिसीजन के फौरन बाद एक अटैक हो रहा है और वो अटैक के नेक्स्ट डे इंडिया के कैबिनेट ये डिसीजन ले रहे हैं कि वी इंपोज 30% सैंक्शन ऑन ईरानियन ऑयल एंड नेचुरल गैस। वो जो छोटा 2000 रुपए का एक छोटा वो जो धमाका हुआ था उसका जो इम्पैक्ट था वो छोटा इम्पैक्ट था, सिर्फ 2000 रुपए का खर्चा पड़ता उतना इम्पैक्ट वाला एक ब्लास्ट को, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो आप जैसे समझते हैं ये छोटा जो है ब्लास्ट होता है, कुछ लोगों को अरेस्ट होता है, नहीं, उसके पीछे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। जैसा इराक वॉर में हुआ, जैसा अफगानिस्तान वॉर में हुआ, या दिल्ली में एक छोटा ब्लास्ट में उसका इम्पैक्ट क्या है मालूम है? उसका फौरन बाद कैबिनेट डिसाइड किया कि हम ईरानियन ऑयल पर सैंक्शन कर रहा है और एक महीने बाद वीरप्पा मोइली जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये ऐलान करते हैं कि ड्यू टू दिस सैंक्शन इंडिया के लिए 8.3 बिलियन रुपीस का लॉस है। कितना? 8.3 बिलियन रुपीस इंडिया को लॉस है। क्यों? अभी तक जो ईरान से ले रहा था वो ऑयल, वो उसके बदले में लेना पड़ा एक्सॉन मोबिल और दुनिया के शेवरॉन, शेल जैसा बड़े बड़े जो है यूरोपियन ऑयल कंपनी से। एक छोटा धमाका, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो 8.3 बिलियन किसको प्रॉफिट हुआ? हमारे लिए लॉस है, लेकिन उसका मतलब है कि कोई कंपनी को प्रॉफिट मिला। वो प्रॉफिट मिला हुआ कंपनी से अमेरिकन पेट्रोलियम कंपनीज। हम समझते हैं ये छोटा इंसिडेंट है, लेकिन नहीं, उसका इंपैक्ट, उसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो जो है कहीं बिलियन गुना ज्यादा है। अगर आप जो है हर केसेस के बारे में जब पढ़ेंगे, हर छोटे छोटे केसेस, मैंने कुछ दिनों पहले एक बंटू मिश्राम बोल के एक आदमी से मिला, बंटू मिश्राम,
ये महाराष्ट्र में नागपुर के पास जो है गड्डी गोदाम में रहते हैं। ये एक छोटा दलित टेलर है, एक जो है छोटा जो है झोपड़पट्टी में रहने वाला एक टेलर। उनके ऊपर आतंकवाद के, माओइज्म का, नक्सलिज्म का आरोप लगा के पुलिस ने पकड़ के लेके गया। और महाराष्ट्र पुलिस ने यह बताया कि ये आदमी नक्सलाइट है और ये इनका नाम भानु है। क्या है? भानु। इसका नाम भानु है। उनको पिटाई किया 1 हफ्ता बराबर। उनसे बोला कि आप ये कबूल करो, आप भानु है। बोले मैं भानु नहीं हूं, मैं बंडू हूं। नहीं, आप भानु है, कबूल कीजिए। ये ऐसा है कि एक जो है सड़क में एक हाथी खड़ा है और वह हाथी वहां खड़ा होते वक्त जो है एक भैंस भाग के आ रहा है, भैंस। तो उस वक्त भैंस से पूछा हाथी कि क्यों भाग रहा है? बोले कि पुलिस गाय को पकड़ रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं। आप क्यों भाग रहा है? गाय को पकड़ रहा है ना, आप तो भैंस है। बोला नहीं, अगर मुझे पकड़ा तो मैं गाय नहीं हूं, मैं भैंस हूं साबित करने के लिए 15 साल लगेगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। हाँ, ये सुन के जो है हाथी भी भागना शुरू किया, क्योंकि हाथी को 30 साल लगेगा वो जो है साबित करने के लिए। यह है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हाल। ये बंडू मिश्राम को पिटाई करके बाद में बोले मैं कबूल नहीं कर रहा हूं। बोले कि इसमें साइन कीजिए। एक ब्लैंक पेपर में साइन कराया, दस्तखत किया 5 पेपर में, जिसमें स्टैम्प वगैरह लगा हुआ है। और उनके बड़ा स्टोरी है, आप जो है तहलका में अगर देखते हैं तो इनका स्टोरी मिलेगा। बंडू मिश्राम आप गूगल में सर्च कीजिए। और उसमें कोर्ट में जब दाखिल किया, उनका डिफेंस लॉयर था एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग। 2 विटनेस लेके आया। एक विटनेस जो है विटनेस बॉक्स पे आके बोला कि मैं इनके साथ 15 जो है साल काम किया था नक्सलाइट मूवमेंट में, और मैं जानता हूं ये भानु है, और ये नक्सलिज्म का पूरा लीडर है जो विनोद है, अलग अलग एलियास नाम है, वो सब यही है, भानु यही है। और सुरेंद्र गडलिंग ने उनसे पूछा, अच्छा ये भानु है, आप इनके साथ काम किया था? बोला हाँ, मैं इनके साथ कितने साल काम किया था? मैं 15 साल काम किया था। अच्छा, तो आपने भी जो है लोगों का गला काटा होगा, आपने भी लोगों का हाथ पैर काटा होगा, आप भी माओइस्ट है? तो वो जो अनएक्सपेक्टेड सवाल से बोला कि हाँ मैंने काटा था। उनको मालूम नहीं था क्या बोलना है। बोला हाँ मैंने काटा था। अच्छा ठीक है। तो जज से बोला प्लीज नोट, ये जो है सामने जो विटनेस है वो कातिल है। और उनसे पूछा कि आपको ये बोलने के लिए पुलिस ने कितना पैसा दिया था? बोला मुझे 25,000 दिया था कोर्ट में। तो अच्छा आपने यहाँ कैसे आया, कोर्ट कैसे आया? बोले कि मैं जो है पुलिस के गाड़ी में आया था, पुलिस ने ही लेके आया था उनको। तो आपको कहाँ ठहरा था? मुझे जो है गेस्ट रूम में ठहराया था पुलिस ने। अच्छा ठीक है। कोर्ट ने बोला चलिए उनको लेके जाइए बाहर। वो विटनेस नहीं है, विटनेस ब्रेक हो गया, कोलैप्स हो गया। अगला आदमी आया, एक लेडी। उनसे पूछा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैसे बुनियाद पर जो है केसेस बनाते हैं ये समझने के लिए। एक लेडी को लेके आए। वो लेडी जो है बोले मैं इनको देखा था। कैसे देखा था? मैंने इनको देखा था एक बड़ा AK-47 लेके ये बस स्टॉप में, गड्डी गोदाम बस स्टॉप में बस को इंतजार कर रहे हैं। कौन? भानु, बंडू नहीं, भानु। ये जो है AK-47 लेके बस के लिए इंतजार कर रहा था। तो मैंने देखा ये क्या है, और भानु यहाँ खड़ा है, क्योंकि मैं भी भानु के साथ काम किया था, मैं भी जो है नक्सल मूवमेंट में था। तो इन्होंने बस जब आया तो बस से जो है चलते वक्त मैं उसके पीछे बाइक में एक आदमी के साथ गया, और वहाँ वो उतर के एक बड़ा शजर, एक जो है पेड़ के नीचे आके वो लोगों से बोल रहा था, सब लोग जो है नक्सलाइट मूवमेंट में आ जाइए। और ये सब लोगों को नक्सलाइट मूवमेंट में आने के लिए तकरीर कर रहा था, कैंपेन कर रहा था। ये है उनका बयान। उनसे पूछा कि आपको कितना मिला पुलिस से? मतलब मुझे 15,000 रुपये मिला, बोल दिया। क्योंकि इतना जो है नाजुक होता है, विटनेस तो मालूम नहीं क्या बोलना है। उनसे बोला कि आप ये बोल दीजिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन के लिए जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त क्या बोलना उनको मालूम नहीं है। ये सिर्फ बंडू मिश्राम का हाल नहीं है। बंडू मिश्राम एक गैर मुस्लिम है बाय द वे। आप ये मत समझना कि ये जो इश्यूज हो रहा है सिर्फ मुसलमान के ऊपर हो रहा है, नहीं। ये असल में जो इश्यू है, एक तरफ दुनिया के सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है,
दूसरे तरफ दुनिया के तमाम अवाम है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो है लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर राइट हो, सेंटर लेफ्ट हो, अगर कॉरपोरेशंस के मुताबिक आप नहीं चलने के लिए तैयार है तो फिर आपके ऊपर ये जो है नियम लागू किया जाएगा और आपको अंदर डाला दिया जाएगा। आपको मालूम है कुडमकुलम जो है एक एटॉमिक पावर प्लांट है तमिलनाडु में, वहां पर वो बोले कि हमारा जो घर है, हमारा जो मकान है, इसको खाली करवाया जा रहा है और हमारे लिए कॉम्पेंसेशन नहीं है, और ये जब आएगा ये पूरा तमिलनाडु और ये पूरा इलाका जो है पोल्यूटेड हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा पानी, अच्छा जो है घर और अच्छा रिहाइश, अच्छा एयर ब्रीथ करने के लिए नहीं मिलेगा। 7,000 लोग जो है वहां पर एक बड़ा टेंट बना के धरना में बैठे। वो तमाम लोगों को 7,000 लोगों के खिलाफ आईपीसी के जो वॉर अगेंस्ट द स्टेट है, जो सेडिशन का जो आतंकवाद के खिलाफ जो डाला जाता है, ये केस उनके ऊपर डाल दिया। कितने लोगों के ऊपर? 7,000 लोगों के ऊपर। उसमें तमाम धर्म के लोग मौजूद था, सिर्फ मुसलमान नहीं था, तमाम धर्म के लोग उसमें अंदर मौजूद था। धर्म नहीं है मसला। और पोस्को, उड़ीसा में पोस्को केमिकल प्लांट है, उसके खिलाफ कहीं लोग, हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ काम किया, सेडिशन केस उसके ऊपर डाला गया। डॉक्टर विनायक सेन आप जानते हैं झारखंड में लोगों का जो है बुनियादी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन उनको डाला गया सेडिशन लॉ।